हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। उसका हम पार्ट 1, जिसमें कि हम उसके जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमारा जब कोड ऑन वेजेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो जिसने भी अभी तक वो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आराम से देख सकता है, ठीक है। और इसको देखने के बाद जो है वो आपको कहीं पे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ और देखने की ज़रूरत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें कुछ एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस सेशन में करवाया जाएगा उसके एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो हम कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं। तो और मैं उसमें हमेशा आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोलता हूँ, और आप नहीं लिखते हो ऑब्वियसली, एक्सेप्ट सम फ्यू स्टूडेंट्स। तो ठीक है, चलो चलते हैं। और ये जो है वो सेशन होने वाला है, इसमें जितने भी एग्ज़ाम्स में ये लाइक जिस कोड से इस कोड से एग्ज़ाम क्वेश्चंस आएंगे, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि आप जो है वो हर एक क्वेश्चन को यहाँ से इन सेशंस को करने के बाद सॉल्व कर पाओगे। वो चाहे जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएसएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एमबीए का एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आपके ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। क्लियर? चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड है। जैसे कि द कोड ऑन वेजेस में भी ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि जो 4 कोड हैं उनके अंदर कितने जो है वो कौन कौन से एक्ट्स को मर्ज किया गया है। जो पुराने एक्ट हैं उनको कौन से कोड में कितने एक्ट जो है वो मर्ज किए गए हैं। तो कोड ऑन वेजेस में हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी कि हमारे पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल रेम्युनरेशन को मर्ज किया गया है। इस कोड में द लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 में 3 एक्ट को मर्ज किया गया है। कौन कौन से? द ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? ओके, क्वेश्चन बनेगा, देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बनेगा, वहाँ पे आपको पूछेगा कि ये जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है इसमें कौन कौन से एक्ट मर्ज किए गए हैं। सीधा क्वेश्चन बनेगा आपको ये, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस टाइम। मतलब आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ध्यान में रखना, पहला क्वेश्चन क्या है कि द ट्रेड यूनियन एक्ट भी इस कोड के अंदर मर्ज है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी इस कोड के अंदर मर्ज है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी इस कोड के अंदर मर्ज है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा पहला क्वेश्चन आज का। अब चलते हैं आगे। इस चैप्टर में है अब हम जो है वो आप डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये जो एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया में जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। और ये फोर्स में कब आएगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं आगे डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? सबसे पहली डेफिनेशन हम बात करेंगे एपिलेट अथॉरिटी, ठीक है। एपिलेट अथॉरिटी में क्वेश्चन क्या आपको आएगा मैं बताता हूँ। एपिलेट अथॉरिटी क्या होती है? बोलता है एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो यही क्वेश्चन है आपका दूसरा आज का। एग्जाम में आपको लिख देगा कि जो एपिलेट अथॉरिटी है अंडर दी कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020, उसको जो है वो कौन अपॉइंट करता है। तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे दिए होंगे: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और नन ऑफ दी अबव। तो आप कौन सा चूज़ करना है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एपिलेट अथॉरिटी को। ध्यान में रख लो इसको, ठीक है। अब चलते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 ही होती हैं, हर 1000 बार पढ़ चुके हैं हम ये चीज़। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, वो कहा गया है। तो वो कहाँ कहाँ होगी? ऐसी अथॉरिटीज़ और एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, या फिर आपकी जो रेलवेज़ है, जैसे कि आपकी जो मेट्रो रेलवेज़ है वो भी इसके अंदर आएगी। आपकी माइंस होगी, ऑयल फील्ड्स हो गई, मेजर पोर्ट्स हो गए, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, टेलीकम्युनिकेशन होगी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, है ना, ठीक है। ये ऐसी कुछ अथॉरिटी जो कि सेंट्रल एक्ट के अंदर जो है वो बनाई गई हैं, क्लियर। या कुछ ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज़ जिनका कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या फिर ऐसी सब्सिडरी कंपनीज़ जो कि सेटअप की गई हैं बाय द ऐसी कंपनीज जिनका कि मतलब कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जैसे कि आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, वो भी कुछ आगे सब्सिडरी कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको ध्यान में रखना है, अब यहाँ पे देखो जो हमने कोड ऑन वेजेस पढ़ा था, वहाँ पे जब हमने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पढ़ा था तो वो यहीं तक था। बट यहाँ पे कुछ एक एडिशनल पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो एडिशनल पॉइंट क्या है? बोलता है कि एनी सच अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऐसी कंपनी जहाँ पे which not less than 51% of the paid up capital share is held by the central government। अब ये पेड अप कैपिटल क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है। तो कोई भी कंपनी है ना, देखो जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी है, तो वो कंपनी क्या करती है?
शेयर इशू करती है। क्या करती है? शेयर इशू करती है। तो मान लो उसने अगर उसके जो शेयर इशू किए उसने, तो उसमें से जो उसको पैसा आया, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ आया, तो उस 100 रुपीज़ से अगर 51 रुपीज़ गवर्नमेंट ने अपने पास रखा तो वो हो जाती है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही बात बोलने की कोशिश हो रही है कि अगर जो है वो 51% से ज़्यादा जो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका पेड अप शेयर कैपिटल है, दिस इज पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जो शेयर्स इशू किए कंपनी ने उसमें से, तो वो जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आएगी। उस केस में भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लो अगर आपको नहीं समझ में आया तो, मतलब फॉर एग्जांपल ये गिलास का एग्जांपल लो आप, है ना, थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ इसको। इस गिलास में मतलब यहाँ तक पानी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ब्लू कलर का पानी बना देते हैं। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे मान लो ये पूरा गिलास जो है वो कितना पानी भर सकता है? वैसे मान लो भर सकता है 1 लीटर पानी जो है भर सकता है, बट अभी तक इसमें जो है वो कितना पानी भरा है? सिर्फ दैट इज़ 750 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये जो वैसे ही कंपनीज में होता है कि जब कोई भी नई कंपनी आती है तो उसको एक ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। तो ये जो मतलब एक कंपनी है, मान लो कोई ये कंपनी है, तो उस कंपनी के पास जो है वो जब भी वो कंपनी कोई ओपन होती है तो वो अपने इशू शेयर कर सकती है। वो क्या कर सकती है? अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। तो वो जो शेयर्स मैक्सिमम कितने इशू कर सकती है, मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है, उसको बोलते हैं उसका ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब शेयर इशू क्यों करेगी? आप बोलोगे कि सर शेयर इशू क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी क्योंकि उसको चाहिए कैपिटल। उसको क्या चाहिए? कैपिटल, पैसा, बिजनेस चलाने के लिए। तो वो कितना पैसा मैक्सिमम लोगों से ले सकती है शेयर्स इशू करके, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। उस मैक्सिमम लिमिट को बोलते हैं जितना वो शेयर्स इशू कर सकते, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। बट एक्चुअल में तो उसने कितने किए शेयर्स इशू किए, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। समझ में आ गया? तो अगर इस गिलास का एग्जांपल लें हम, तो मैक्सिमम कितना पानी होल्ड कर सकता है ये वाटर? 1 लीटर, उसको बोलेंगे हम ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, और इसने अभी तक इस टाइम पे कितना भरा है? इसमें सिर्फ 750 मिलीलीटर, मतलब कि एक्चुअल वाटर कितना है इसमें? 750 मिलीलीटर। तो इसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। सिंपल, समझ में आ गया? और ये जो 1 लीटर है ये है मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम कितने शेयर कंपनी इशू कर सकती है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, और उसमें से अभी कंपनी ने कितने शेयर इशू कर दिए हैं उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। समझ में आ गया? आई होप कि आप आपको क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उस पेड अप कैपिटल से कम 51% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो उस केस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। इतनी सी बात है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं। अब देखो डेफिनेशंस के बारे में। अब यहाँ पे देखो, बोलता है कि अगर मान लो फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लाउज, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसकी जो शेयर होल्डिंग्स है मान लो वो कम भी हो सकती हैं टू 51%। उसकी जो होल्डिंग है वो रिड्यूस टू लेस देन 51% ऑफ इक्विटी मतलब जो कैपिटल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे शेयर्स इशू करके, अगर वो 51% से कम भी हो जाती हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, तब भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका क्या रहेगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। ये यहाँ पे बात कही गई है। बट यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए 2 कंडीशंस का याद रखनी है कि एक तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, अगर कोई उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होल्डिंग्स है, शेयर होल्डिंग्स है, वो 51% से कम भी हो जाती हैं, तब भी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। दैट्स इट, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो आजकल अपना मोदी गवर्नमेंट है वो उनका क्या चल रहा है? वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। क्लियर? और बाकी एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मान लो कोई डिस्प्यूट है जो कि अराइज होता है बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, तो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी बोलते हैं? तो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो होगी जिस इंडस्ट्री में या जिस एस्टेब्लिशमेंट में जो डिस्प्यूट हुआ है उसका कंट्रोल डिपेंड करता है किसके पास है, एज द केस में बी विच हैज़ कंट्रोल ओवर सच इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अगर तो कोई रेलवेज में डिस्प्यूट हुआ है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और अगर कोई स्टेट पीएससीज में वो डिस्प्यूट हुआ है या कुछ स्टेट मतलब कोई एस्टेब्लिशमेंट है उसमें हुआ है तो वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उसमें
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, एवरेज पे क्या होती है। अब एवरेज पे में आपको मैं बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन बन सकता है। एवरेज पे में आपको क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले तो इसको क्या है वो उसको छोड़ो, अभी मैं क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वहाँ पे आपको लिखा होगा कि जो एवरेज पे है वो कौन से लेबर कोड में, जो प्रोविजंस ऑफ लेबर एवरेज पे है उनका कौन से कोड में मेंशन किया गया है। यहाँ से ये क्वेश्चन, और चारों कोड आपको लिख दिए होंगे और आपको उस टाइम समझ में मतलब आपको लगेगा कि पता नहीं कौन से कोड में जो है मतलब कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको। तो इसमें जो है वो आपको याद रखना है कि द लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 में एवरेज पे का जो है वो मेंशन किया गया है, उसके प्रोविजंस जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड वाले में हैं। ठीक है, ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ये एवरेज पे होती क्या है वो देखो। बोलता है कि द एवरेज ऑफ द वेजेस पेबल टू अ वर्कर इन द केस ऑफ मंथली पेड वर्कर इन 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, और इन द केस ऑफ वीकली पेड वर्कर्स इन 4 कंप्लीट मंथ्स, और इन द केस ऑफ डेली पेड वर्कर्स इन 12 फुल वर्किंग डेज। मतलब कि जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, बस उसके लिए एवरेज के लिए कंडीशन दे दिया हमें कि एवरेज विद रिस्पेक्ट टू कैसे कैसे हम निकालेंगे। तो अगर कोई मंथली पेड बंदा है, फॉर एग्जांपल उसके मंथली सैलरी है 10,000 पर मंथ, ठीक है, तो उसकी और बोलता है ये, तो उसकी एवरेज पे कितनी होगी इस हिसाब से, तो उसकी एवरेज पे होगी। तो यहाँ पे एवरेज जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे 3 मंथ्स के हिसाब से, अगर उसको मंथली हम पे करते हैं। तो अगर एक मंथ की उसकी 10,000 है तो 3 मंथ की कितनी हो जाएगी 30,000, तो उसकी जो एवरेज पे है वो कितनी होगी 30,000। वैसे ही अगर उसको वीकली पे किया जाता है तो उस केस में जो उसकी एवरेज निकालेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू 4 कंप्लीट वीक्स निकालेंगे। तो अगर उसको वीकली जो है वो मानो 1,000 रुपीज़ मिलता है तो उसका एवरेज पे कितनी हो जाएगी, तो 4 जो कंप्लीट वीक्स हैं उसके हिसाब से उसकी एवरेज पे हो जाएगी 4,000। सिंपल सी बात है, क्लियर, समझ में आ गया। और डेली में भी ऐसे करोगे, आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक डेली जो उसका नॉर्मल वर्किंग वेज है, क्लियर आ गया। अब ये वेरिएशन हो सकती है इसमें, मान लो फॉर एग्जांपल आपको बोल दी कि 12 मंथ्स का कितना है, 12 मंथ्स की वेज एवरेज पे निकालो। तो अगर आप उसकी 3 मंथ की कितनी है यहाँ पे मान लो, 3 मंथ की जब हमने निकाली उसकी एट द एंड ऑफ 3 मंथ तो उसकी आएगी 30,000। पर जब हम 12 मंथ की निकालेंगे तो उसकी ऑब्वियसली वेरी करेगी। तो 12 मंथ में कैसे आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो उस केस में इसकी जो एवरेज पे है वो कितनी हो जाएगी 40,000 इस हिसाब से, क्लियर। तो आपको इसमें कैलकुलेशन कोई नहीं पूछने वाला है वहाँ पे 2 चीज़ें पूछेगा आपसे एवरेज पे से। पहला कि ये कौन से कोड में इसका प्रोविजंस का मेंशन है, और दूसरा कि अगर ये तीनों कंडीशंस ये वाली कि अगर उसको मंथली पे की जाता है तो उसकी जो एवरेज पे है वो विद रिस्पेक्ट टू हाउ मेनी मंथ्स जो है वो कैलकुलेट की जाती है, तो वो है 3 मंथ्स। या अगर उसको वीकली पे किया जाता है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हाउ मेनी वीक्स जो है उसकी एवरेज पे निकाली जाती है। समझ में आ गया, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, इसके और अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अवार्ड क्या होता है। अवार्ड बोलता है कोई ऐसा इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन या डिसीजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो कि दिया गया हो बाय द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 44, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 46 और आर्बिट्रेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 42। अब देखो 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको कहाँ से बनेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, आपको मैंने बता दिया कि ये आपको मंथली में याद रखना है कि कितने मंथ्स के बेस के ऊपर जो है वो एवरेज कैलकुलेट की जाती है। अब यहाँ पे देखो जो अवार्ड है आपका उसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको अवार्ड याद नहीं रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है वो कौन से सेक्शन में उसका मेंशन है, जो आपका नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है वो कौन से सेक्शन में मेंशन है, और जो आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो कौन से सेक्शन में मेंशन है। तो ऑब्वियसली अगर इसको याद भी रखना होगा आपको तो बहुत ईजिली याद रख सकते हो कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें सबसे पहले आर्बिट्रेटर के पास ही जाया जाता है। तो आर्बिट्रेटर मतलब सबसे पहले आएगा, मतलब आर्बिट्रेशन जो है वो उसका सेक्शन पहले आएगा, दैट इज सेक्शन 42। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आएगा, ठीक है, दैट इज सेक्शन 44 अगर आर्बिट्रेशन से बात नहीं बनती है। और अगर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से भी बात नहीं बनती है तब आपका जाके फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आएगा, दैट इज सेक्शन 46। तो इस तरह आप ऑर्डर में इनको याद रख सकते हो, बट याद रखना है इनको सेक्शंस को, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको क्यों बता रहा हूँ। यहाँ देखो अभी 2019 का क्वेश्चन था यूजीसी नेट का कि इन विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस। बताओ आप। अब यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद समझ आ गया कि हाँ सर सेक्शंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। हर किसी सेक्शन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट किसकी ज़रूरत है वो अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या था, सेक्शन 10A। तो इसी तरह से आपको इनको सेक्शंस को याद रखना है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं बैंकिंग कंपनी क्या होती है, व्हाट इज़ बैंकिंग कंपनी अंडर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। तो बैंकिंग कंपनी बोलता है ऐसी कंपनी विच इज़ डिफाइंड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 पहली,
दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बैंकिंग कंपनी के अंदर आएगा। या इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बैंकिंग कंपनी के अंदर आएगा। या सिडबी दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बैंकिंग के अंदर आएगा। या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बैंकिंग कंपनी के अंदर आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आएगा। या एनी कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक जो कि एस्टेब्लिश्ड है अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1970 और 1980। मतलब जो भी नए बैंक जब उस टाइम पे एक्विजिशन और उनका ट्रांसफर हुआ था, तो उस टाइम पे जितने भी बैंक्स जो है वो अब इकट्ठे मर्ज कर दिए गए हैं, तो वो भी जो है वो इसके अंदर आएंगे। अब आपको याद क्या यहाँ से रखना है, ये जितने भी मैंने अभी यहाँ नाम बताया आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या होता है। सर्टिफाइंग ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बस और कुछ याद नहीं रखना है। इसका काम क्या है, क्या करता है, इसके बारे में हम बाद में अच्छे से बात करेंगे, बट अभी आज के लिए आपको क्या याद रखना है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर। क्लोजर क्या होता है, व्हाट इज क्लोजर। क्लोजर मीन्स एन परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। यहाँ पे जो आपको कीवर्ड ध्यान में रखना है वो है ये, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनेगा, वहाँ पे आपको बता देगा कि वो टेम्परेरी क्लोजिंग डाउन, बट याद में रखना जो क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट होता है वो मतलब कि कंपनी परमानेंट ही बंद हो गई। जो टेम्परेरी क्लोजिंग डाउन होता है उसके लिए अलग प्रोविजन है, वो हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। कंसीलिएशन ऑफिसर ऑब्वियसली अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 43, ये भी याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा। तो अभी अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 42 आर्बिट्रेशन, मैंने कहा था कि सबसे पहले हम आर्बिट्रेटर के पास ही जाते हैं, वहाँ से बात नहीं बनेगी तो फिर हम कंसीलिएशन ऑफिसर के पास जाएंगे अंडर सेक्शन 43। उसके बाद जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आएगा, दैट इज सेक्शन 44, एंड नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आएगा, दैट इज सेक्शन 46, क्लियर। तो यहाँ से आपको ध्यान में चार चीज़ें क्लियर होगी। एक तो आपका क्या हो गया, दैट इज आर्बिट्रेशन सबसे पहले सेक्शन 42, सेकंड नंबर पे कंसीलिएशन ऑफिसर सेक्शन 43, थर्ड नंबर पे दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 44, एंड द फोर्थ नंबर पे नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 46, ठीक है। इसको याद रख लेना साथ में, ये जो भी लिखे हैं यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। मीन्स एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच by the union has been declared by the central act to be expedient in the public interest। मतलब कि ऐसी कोई इंडस्ट्री जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट उसको डिक्लेयर किया है कि वो सेंट्रल एक्ट के तहत यूनियन के अंडर ही आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो जैसे रेलवेज होती है या जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें जो है वो आपको कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज जो है वो माना जाएगा, ठीक है, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। आपकी रेलवेज हो गई, आपकी ट्रांसपोर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दैट इज इम्प्लाई। अगेन द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लाई इज सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लाइज इन द कोड ऑन वेजेस 2019, क्लियर। तो यहाँ से आपको आराम से देख लेंगे व्हाट इज इम्प्लाई। इम्प्लाई मीन्स मतलब यहाँ पे इम्प्लाई के अंदर दो चीज़ें नहीं आएंगी, दैट इज द अप्रेंटिसी अंडर द अप्रेंटिसी एक्ट ऑफ 1961 एंड द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, वो इसके अंदर नहीं आएंगे, क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी वर्कर्स हैं फॉर डूइंग एनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजर, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्लाई नॉट वर्कर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो इम्प्लाई है उसके अंदर मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ये दोनों भी आते हैं, जबकि जब आप वर्कर को पढ़ते हो तब उसके अंदर ये मैनेजरियल और जो है वो इम्प्लाई नहीं है, मतलब एमए वाले नहीं आते हैं। इस तरह याद रखना है इसको कि एमए वाले वर्कर में नहीं आएंगे, एमए वाले सिर्फ इम्प्लाई में ही आएंगे, क्लियर। इम्प्लायर कौन होता है, अगेन ये सब जो है वो कोड ऑन वेजेस में ही बिल्कुल उसी तरह है, सिमिलर है। तो इम्प्लायर कौन होता है, देखो कोई भी फैक्ट्री का ऑनर, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स है ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लायर, वो सब जो है वो क्या आएंगे, इम्प्लायर की डेफिनेशन के अंदर आएंगे, क्लियर। ईजी है, मतलब यहाँ से कोई इतना बहुत हैवी क्वेश्चन बनने का चांस है नहीं, ठीक है। इसको ध्यान में रख लेना, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर, बीच डेफिनेशन ऑफ एम्प्लायर के अंदर आएगा। अब चलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव मीन्स ऐसा कोई पर्सन जिसके पास मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ट्रेड यूनियन है, जिसके पास मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 101%। तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें वर्कर को
हायर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ फिक्स पीरियड। उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया एम्प्लायर ने कि हम आपको फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बना रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स पीरियड हो गया यहाँ पे 2 ईयर फॉर एग्जांपल, और एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ होता है, क्लियर। प्रोवाइडेड दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी जो आवर्स ऑफ वर्क होंगे, उसकी जो वेजेस होंगी, उसको जो अलाउंसेज और अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, शैल नॉट बी लेस देन द परमानेंट वर्कर डूइंग फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। तो उसकी जो सैलरी है, उसकी जो मतलब जितनी भी कंडीशंस ऑफ वर्क मतलब एम्प्लॉयमेंट होगी, वो जो है वो डिफरेंट नहीं होंगी, वो सिमिलर होंगी या लेस देन नहीं होंगी परमानेंट वर्कर से। जितना भी परमानेंट वर्कर को वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वही सब कंडीशंस जो हैं वो उस फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले एम्प्लॉय को के ऊपर एप्लीकेबल होंगी, क्लियर। दूसरी बात, ही शैल बी एलिजिबल फॉर ऑल स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स अवेलेबल टू अ परमानेंट वर्कर। जैसे बेनिफिट्स परमानेंट वर्कर को मिलते हैं उस एस्टेब्लिशमेंट में, बिल्कुल वही बेनिफिट्स जो हैं वो सब उस फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले एम्प्लॉइज को भी मिलेंगे, प्रपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय हिम। जितना भी टाइम उसने काम किया उसके प्रपोर्शन में जितना भी उसका बेनिफिट बनता है वो सब जो है वो उसको मिलेगा, जिस तरह परमानेंट वर्कर को मिलता है। इवन इफ his period of employment does not extend to the qualifying period of employment under the statute। अगर मान लो कोई एक्ट है उसके अंदर लिखा है कि कम से कम बंदे को जो है वो 5 साल इस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हुए हो जाने चाहिए, बट ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में मान लो बंदा कोई 2 साल के लिए ही हायर किया गया, तो ऑब्वियसली उस केस में उसकी जो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कंप्लीट नहीं होगी, इस पे नहीं पहुंचेगा वो। तो बोलता है कि अगर मान लो वो उस क्वालिफाइंग पीरियड पे नहीं भी पहुंचता है तब भी जो है वो उसको वो बेनिफिट्स मिलेंगे, जितना भी प्रपोर्शन उसका बनता है लेने के लिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एंड ही शैल बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी इफ ही रेंडर्स द सर्विस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर वो 1 साल से ज़्यादा उस एक पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है तो वो ग्रेचुटी के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप बोलोगे सर कि ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, ये क्यों लेके आ गया ना। देखो कुछ नहीं है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया गया बाय द गवर्नमेंट। कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जो है वो ज़्यादा ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब उसको ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, मीन्स उसको ज़्यादा लेबर फोर्स की ज़रूरत है, तो इसका मतलब वो अब उसको ज़्यादा लेबर फोर्स हायर करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगी, वो क्या कर सकती है, अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसको पता है कि अभी मुझे 2 सालों के लिए या 1 साल के लिए जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है, तो वो जो है वो हायर कर लेगी नई लेबर वर्क फोर्स को फॉर द फिक्स टर्म। कर लिया, अब उसका काम तो हो गया ठीक है, उसके अपनी प्रोडक्शन जो है वो उसने फुलफिल कर दी 1 साल तक, ज़्यादा वर्क फोर्स को फिक्स टर्म के लिए इम्प्लाइड करके। क्लियर हो गया। अब इससे जो है वो बेनिफिट उसको तो हो गया, ठीक है। और जब भी उसका, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसा ही उसका 2 साल का पीरियड पूरा होता है, उसको एम्प्लायर को विदाउट गिविंग एनी नोटिफिकेशन टू एम्प्लॉय वो उसको निकाल सकता है। मतलब उसका ऑब्वियसली जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही उसकी सर्विसेज जो है वो एज ए एम्प्लॉय टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसका बट एक पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि ये बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अब परमानेंट एम्प्लॉइज तो रखे नहीं जाएंगे इस हिसाब से, या जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो ऑलरेडी परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको इस फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्लियर हो गया। और तभी ये जितने भी बेनिफिट्स जो हैं ये परमानेंट एम्प्लॉइज की तरह ही मिलेंगे। ये सारी कंडीशंस जो है वो टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू फिक्स टर्म एम्प्लॉइज जो हैं वो उनको इसलिए दी गई सारी हैं, ठीक है। अब चलते हैं इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री मीन्स एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी बाय कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर और वर्कर फॉर द प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और विशेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बीइंग वांट्स और सर्विसेज विच आर मियरली स्पिरिचुअल और रिलीजियस इन नेचर। तो ऐसी वांट्स और सर्विसेज को फुलफिल करना है जो कि उनमें कुछ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो, ठीक है। मतलब जस्ट बिकॉज की कुछ स्पिरिचुअल और रिलीजियस नेचर की आपकी विशेज हैं, उनको यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वेदर और नॉट एनी कैपिटल हैज़ बीन इन्वेस्टेड फॉर सच पर्पसेज और सच सर्विसेज। चाहे उसके लिए कोई कैपिटल
इन्वेस्ट की है या नहीं की है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है गुड्स का, तो वो जो है वो इंडस्ट्री के अंदर आएगी। या फिर एनी सच एक्टिविटी जो कि विद द मोटिव टू मेक एनी गेन और प्रॉफिट, मान लो वो प्रॉफिट और गेन के लिए कर रही है या नहीं कर रही है, ये मैटर नहीं करता है। बस उसका मेन कंडीशन क्या है कि इट शुड बी प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और विशेस, दैट्स इट। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, बट इसके अलावा बोलता है कि बट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या, चैरिटेबल, सोशल और फिलेंथ्रोपिक सर्विसेज इसके अंदर नहीं आएंगी। सोवरियन फंक्शन नहीं आएंगे, जैसे कि डिफेंस रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस। आपको पता है कि ये गवर्नमेंट इनका मतलब इनको अपने पास ही रखती है सेंट्रल CPSEs के अंडर। ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस के रिगार्डिंग जो भी फंक्शंस हैं ये, इनको जो है वो इंडस्ट्री के अंदर ये नहीं आएंगे। ठीक है, या एनी डोमेस्टिक सर्विसेज, जो भी हाउस होल्ड सर्विसेज करवाते हैं लोग, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। या एनी अदर एक्टिविटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करेगी। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरफ। वो क्या होता है? अब सिंपल है यार, ये भी बहुत बार बता चुका हूँ। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या डिफरेंस जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में हो, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में हो, या वर्कर और वर्कर के बीच में हो, किसके रिगार्डिंग? विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट, विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस ऑफ लेबर, या फिर विद रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सच वर्कर। तो इनके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि ये सारी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री के अंदर आएंगी और क्या चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएंगी। अब देखो 2019 का ही क्वेश्चन है, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड टू बी एन इंडस्ट्री अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री मेंशन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब बताओ, अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देख के आप ना मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ये प्रॉपरली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर मेंशन की है, जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको पुराने लॉज भी पढ़ने हैं, आपको नए कोड भी पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको नए पुराने लॉज भी पढ़ने हैं, नए कोड भी पढ़ने हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये स्पेसिफिकली ओल्ड लॉ से है। तो वहाँ पे बट मैं एक चीज़ और बता दूँ, वहाँ पे ये वाली चीज़ें मेंशन नहीं की थी, वहाँ पे ये वाला तो मैंने करवाया हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है ना, जिसने अगर मेरी वीडियो पढ़ी होगी तो उसको देख के भी उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेता। ठीक है, बट यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है। अब जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवेज है, या आपके पास सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज है, तो वो ये यहाँ पे आपको क्या देगा, यहाँ पे कुछ आपको ऐसी सोशल सर्विसेज की और इंस्टीट्यूशंस दे देगा और आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सा इंडस्ट्री नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या कोड। ठीक है, तो उस टाइम आपको मतलब ये समझ में आना चाहिए कि ओके दीज आर दी कंडीशंस। तो अब इसकी एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी आप कर पाओ, तो ये मतलब था यहाँ पे करवाने का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग क्या है। ठीक है, एक तो हो गया इंडस्ट्री जो कि एक वाइडर टर्म है, उस इंडस्ट्री के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो बोलता है कुछ नहीं है यार, देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो बोलता है कोई एक, मान लो ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, ये E1, ठीक है, ये पेरेंट कंपनी है, उसकी नीचे ब्रांचेस सब्सिडरी कंपनीज हैं। ठीक है, तो जैसे टाटा ही मान लो, ये टाटा है मान लो, ठीक है, तो एक टाटा है, अगर मान लो टाटा की डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, जैसे कि उसकी ऑटोमोबाइल्स का है ना, टाटा का जैसे TMT सरिया आता है उनका, मतलब जो भी है उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं उनकी। ठीक है, तो अगर एक प्रोडक्ट लाइन की जो उनकी ब्रांच है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो दूसरी प्रोडक्ट लाइन जो उनकी ब्रांच है और एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें उन दोनों का जो प्रोडक्शन हो रही है वो दोनों जो है वो डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उस केस में वो जो है वो माना जाएगा कि वो एक ही इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पे फिर से देखो, इफ़ एनी एस्टेब्लिशमेंट बीइंग एन इंडस्ट्री इज सेपरेबल फ्रॉम अदर यूनिट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल और दे देता हूँ। एक है मान लो ये P1, ठीक है, ये है P2, मतलब प्रोडक्ट लाइन 1 प्रोडक्ट लाइन 2 ऑफ द टाटा। तो ये मान लो ये है ऑटोमोबाइल तैयार करती है यहाँ पे, ये एक एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी है कि उस ऑटोमोबाइल में जो पार्ट्स लगते हैं उसका जो पार्ट्स बनाने वाली जो है वो ये एस्टेब्लिशमेंट है P2। और पार्ट 3 में उनका कोई मतलब, ये मान लो कि आप जो है वो टाटा नमक हो गया जैसे, ठीक है, ये तीसरी एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो यहाँ पे, तो P1 और P2 तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, P3 नहीं है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोलने की बात हो रही है कि अगर कोई ऐसी यूनिट बीइंग एन इंडस्ट्री इज सेपरेबल फ्रॉम अदर यूनिट नॉट कैरिंग और एडिंग द ऑफ सच एक्टिविटी देन डीम टू बी ए सेपरेबल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी, अगर यहाँ पे मान लो
कोई भी इंडस्ट्री जो है वो, जैसे ये इंडस्ट्री है, अगर वो इस प्राइमरी एक्टिविटी में अपना एडिशन नहीं कर रही है तो वो जो है वो सेपरेबल एंटिटी मानी जाएगी, बस ये बात है। और अगर कर रही है तो वो जो है वो उसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट मानी जाएगी। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है, सिंपल है यार, मतलब बहुत ज़्यादा इसको ये मत करो, है ना। ठीक है, अब समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। अब ले ऑफ क्या होता है? तो ले ऑफ मतलब फेल्यूर, रिफ्यूज़ल, इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, रॉ मटेरियल और द अकोमोडेशन ऑफ स्टॉक्स, मतलब बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उसने प्रोडक्शन कर दी है, ओवर प्रोडक्शन कर दी है ऑलरेडी, ठीक है, या फिर ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हो चुकी है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ चुकी है, इस वजह से वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है एम्प्लॉइज़ को, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, ले ऑफ। तो ले ऑफ जो है वो अपनी मर्जी से नहीं करता है एम्प्लॉयर, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जो जिनकी वजह से उसको ले ऑफ करना पड़ता है, मतलब कि अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ वर्कर हुज नेम इज बॉर्न ऑन द मस्टर रोल्स एंड हु हैज़ नॉट रिट्रेंच्ड। तो ले ऑफ जो है वो किसको कर सकता है? जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड पर्सन है, उनको नहीं, जो कि रिट्रेंच कर दिए हैं ऑलरेडी, उनके लिए ले ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो ले ऑफ का मतलब सिंपल सी हो गई कि ले ऑफ एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज़ को जॉब नहीं दे पा रहा है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्या हैं वो यहाँ लिखी हैं, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें कुछ 3 कंडीशन है, देखो कुछ नहीं है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर मान लो कोई एक वर्कर है, वो जाता है, अब एक और कंडीशन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब भी लेड ऑफ किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर, जब भी लेड ऑफ की सिचुएशन आती है या ले ऑफ की सिचुएशन आती है, उस केस में जो एम्प्लॉई है उसको ऐसा नहीं कि छुट्टी हो गई, अब वो मतलब इंडस्ट्री में नहीं जाएगा या इस्टेब्लिशमेंट में नहीं जाएगा, नहीं, उसको हर दिन जिस तरह जिसका उसका नॉर्मल वर्किंग डे है वैसे ही उसको वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में जाना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब बोलता है कि मान लो एम्प्लॉई गया एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, और उसको विद इन 2 आवर्स जो है उसको काम नहीं दिया गया, विद इन 2 आवर्स उसको काम नहीं दिया गया, तो माना जाएगा कि वो जो एम्प्लॉई है वो है, उसको लेड ऑफ कर दिया गया पूरे दिन के लिए, फॉर दी होल डे, ठीक है। अब सर आप बोलोगे सर लेड ऑफ का मतलब क्या है, मतलब पूरा दिन करो हाफ दिन करो, उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है? उससे फ़र्क पड़ता है उसकी वेजेस पे, क्योंकि जो लेड ऑफ जब कर दिया जाता है तो लेड ऑफ सिचुएशन में जो वेजेस होती हैं उनकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, उसकी जो वेजेस है वो कम होती हैं, समझ में आ गया? अच्छा, ये तो पहली कंडीशन हो गई, क्या हो गई, जो यहाँ पे लिखी है कि अगर वो 2 घंटे के अंदर अंदर उसको काम नहीं दिया गया एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसको बोल दिया जाएगा कि यू आर लेड ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर डे, तो उसको उस हिसाब से वेजेस मिलेंगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो गया और उसको बोला कि आप सेकंड हाफ में आइए, दिन के सेकंड हाफ में आइए, और उसको काम दे दिया गया, तो उसको बोला कि आप प्रेजेंट करो खुद को ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द शिफ्ट, और उसको काम दे दिया गया, तो उस केस में उसको लेड ऑफ माना जाएगा ओनली फॉर 1 हाफ ऑफ दैट डे। तो जो फर्स्ट हाफ था जिसमें उसको काम नहीं दिया गया, सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे के लिए उसको माना जाएगा कि वो लेड ऑफ है। तो मतलब जो जितना सेकंड हाफ डे में उसने काम किया उसको उसमें नॉर्मल वर्किंग डे के हिसाब से सैलरी मिलेगी, और जो फर्स्ट वर्किंग डे का जो पार्ट था उसको लेड ऑफ जो वेजेस हैं उसको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये है 1 बज गए और 2 बज गए, ठीक है, 1 PM 2 PM। तो यहाँ पे जो उसको वेजेस मिलेंगे वो ले ऑफ के हिसाब से मिलेंगी, और यहाँ पे जो उसको वेजेस मिलेंगे वो नॉर्मल वर्किंग डे के हिसाब से मिलेगी। तीसरी कंडीशन मान लो अगर उसको बुलाया गया सेकंड हाफ में और उसको तब भी काम नहीं दिया गया, तो फिर ही शैल नॉट डीम टू बी अ लेड ऑफ, बल्कि उसको ही इज एंटाइटल्ड टू फुल बेसिक वेज और DA फॉर दैट पार्ट ऑफ द डे। तो अगर मान लो उसको बुलाया सेकंड हाफ में और उसको तब भी काम नहीं दिया, तो फिर वो लेड ऑफ वाली उसको लेड ऑफ नहीं माना जाएगा, उसको पूरे दिन की जो है वो कंप्लीट नॉर्मल वर्किंग डे के हिसाब से वेजेस मिलेंगी। समझ में आ गया? बस ये 3 कंडीशंस हैं। आगे चलते हैं। लॉकआउट क्या है? लॉकआउट इज द टेम्पोरेरी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉइज। अब देखो हमने ये है लॉकआउट, इससे पहले हमने पढ़ा था क्लोजर। क्लोजर में हमने पढ़ा था कि इट इज़ एन परमानेंट क्लोजिंग डाउन, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जबकि ये क्या है लॉकआउट? लॉकआउट एक टेम्परेरी क्लोजिंग डाउन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। क्लियर हो गया? अच्छा आगे चलते हैं। दैट इज़ मेजर पोर्ट क्या है, मेट्रो रेलवेज़ क्या है, ये सब आपको क्लियर है, इसमें आपको बताने की जरूरत है नहीं। अब चलते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। हमने पढ़ा था आर्बिट्रेशन, सेक्शन 42।
हमने पढ़ा था कंसीलिएशन ऑफिसर सेक्शन 43, हमने पढ़ा था यहाँ पे आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 44, और हमने पढ़ा था नेशनल ट्रिब्यूनल दैट इज सेक्शन 46। तो यहाँ पे बोलता है सेक्शन 46, ये देखो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इनका सेक्शन याद रखना है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक नया जो सेक्शन आपको याद रखना है, वेरी वेरी जो कि अभी नया ही ऐड हुआ है, वो है नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल अंडर सेक्शन 14। क्लियर? तो ये सेक्शन 14 के अंदर आपको नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल के बारे में याद रखना है, दैट्स इट। रजिस्ट्रार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रार मीन्स अ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कौन अपॉइंट करेगा? दैट इज स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी रिट्रेंचमेंट क्या होती है? मतलब टर्मिनेट किया जाता है द कंडीशंस ऑफ, या टर्मिनेट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, अंडर द डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, एज अ पनिशमेंट। बट इसके अंदर क्या नहीं आता है? इसके अंदर नहीं आता है वॉलंटरी रिटायरमेंट किसी बंदे ने ली है तो वो रिट्रेंचमेंट में इंक्लूड नहीं होगी, या उस बंदे की 58 ईयर्स या 60 ईयर्स की जो एज है वो पूरी हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाएगी, तो वो रिट्रेंचमेंट के अंदर नहीं आएगी। या फिर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, उसका नॉन रिन्यूअल नहीं, उसको रिन्यू नहीं किया गया है, तो वो जो है वो रिट्रेंचमेंट के अंदर नहीं आएगा। या फिर कंप्लीशन ऑफ द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, 2 साल के लिए उसके साथ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हुआ था, वो पूरा हो गया, तो वो जो है वो रिट्रेंचमेंट के अंदर नहीं आएगा। या टर्मिनेट कर दी उसकी सर्विसेज को ड्यू टू इट्स कॉन्टिन्यूड इल हेल्थ की वजह से उसको उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट करना पड़ा, वो रिट्रेंचमेंट के अंदर नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम आगे देखेंगे आगे वाली वीडियोस में, क्योंकि रिट्रेंचमेंट, ये ले ऑफ, ये सब के लिए वेजेस कंडीशंस होती हैं, तो इसलिए फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं सेटलमेंट क्या होती है। तो सेटलमेंट मतलब एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट है, पार्टी ए और पार्टी बी में डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट जो है वो सेटल हो गया, तो ये एक जो है वो एग्रीमेंट बनेगा इन दोनों के बीच में, दोनों पार्टी साइन करेंगी। वो एग्रीमेंट जो है वो एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास दिया जाएगा जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को ऑथराइज करेगी, अपॉइंट करेगी, और इसके साथ जो है वो कंसीलिएशन ऑफिसर में के पास भी जो है वो एग्रीमेंट जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर और कंसीलिएशन ऑफिसर के पास जो है वो यहाँ पे जो है वो एग्रीमेंट जाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में जो मेंशन है वो इस कोड में कहाँ पे मेंशन है? वो है फर्स्ट शेड्यूल में, दैट इज इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो वो फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो मेंशन है अबाउट द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ओके, इसके बाद आता है स्ट्राइक। तो स्ट्राइक मतलब कि सीजेशन ऑफ वर्क बाय द बॉडी ऑफ, मतलब स्ट्राइक मतलब सिंपल सी बात है यार, मतलब काम पे काम ही नहीं कर रहे बंदे, जो एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, मतलब कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने काम करने से मना कर दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपको याद रखना है पेपर के लिए, वो क्या याद रखना है कि इसके अंदर it includes a concerted casual leave on a given day by 50% or more workers employed in any industry। तो वहाँ पे मान लो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो मिल के फॉर वन पर्टिकुलर डे लीव ले लेते हैं, दैट इज़ कैजुअल लीव ले लेते हैं, और वो जो नंबर ऑफ वर्कर है वो उस एस्टेब्लिशमेंट में मोर देन 51% होना चाहिए ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो जो है वो माना जाएगा कि वो जो है वो स्ट्राइक पे गए हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग, तो यही थोड़ा सा ध्यान में रखना। ट्रेड यूनियन क्या होती है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी, पहले से कई बार पढ़ चुके हैं। ट्रेड यूनियन मतलब कम्बिनेशन ऑफ टेम्पोरेरी या फिर परमानेंट, जो कि टेम्पोरेरी है या परमानेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन वर्कर और एम्प्लॉयर, वर्कर और वर्कर, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, इन तीनों के बीच में रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए ट्रेड यूनियन को बनाया जाता है। इसको मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आपको पता ही है कि ट्रेड यूनियन क्यों बनती है। ठीक है, बट जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो प्रोविजंस हैं ऑफ द चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 डील्स विद द ट्रेड यूनियन प्रोविजंस, ये ठीक है। जो चैप्टर 3 है अभी हम आगे पढ़ेंगे वो डील करता है ट्रेड यूनियन के प्रोविजंस के साथ। तो वो जो है वो क्या है, बोलता है कि जो प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 3 है ऑफ दिस कोड शैल नॉट अफेक्ट, वो अफेक्ट नहीं करेंगे द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस। जो पार्टनर्स हैं उनको, जो बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसको अफेक्ट नहीं करेंगे ट्रेड यूनियन में जो प्रोविजंस हैं वो। ठीक है, दूसरा, या कोई भी एम्प्लॉयर और जिसने भी उस एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय किया है उनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसको जो ट्रेड यूनियन के प्रोविजंस है वो अफेक्ट नहीं करेंगे। और तीसरा, एनी एग्रीमेंट जो कि इन कंसिडरेशन है ऑफ द सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस या इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी प्रोफेशन या ट्रेड या फिर हैंडीक्राफ्ट, मतलब इन चीज़ों के जो एग्रीमेंट है इनको अफेक्ट नहीं करेंगे। कौन अफेक्ट नहीं करेगा? जो ट्रेड यूनियन के प्रोविजंस हैं। कहाँ पे हैं? वो है चैप्टर 3 में। अब आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको मतलब कन्फ्यूजन होगा, बट इसको जब आप चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे ना, तब मैं उस टाइम पे आपको इस ये जो वाला पार्ट है इसको हम फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा वहाँ पे, कि हमने फर्स्ट पार्ट में ये वाली यहाँ पे चीज़ कही थी, तो अब इसका इंप्लीकेशन यहाँ पे है। क्लियर हो गया? क्लियर, आगे चलते हैं। ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट, कोई चक्कर नहीं है। ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बोलता है कि
दो ट्रेड यूनियन के बीच में भी हो सकता है, या जो मेंबर्स ऑफ दी सेम ट्रेड यूनियन है उनके बीच में भी हो सकता है, अपनी ही ट्रेड यूनियन के मेंबर लड़ पड़े, देख लो। बाकी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 44 में मेंशन है, अगेन मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, याद रख लो। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कहाँ मेंशन है? इन द सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन है? फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अभी पिछली स्लाइड में मैंने कहा था आपको। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स मेंशन कहाँ है? इन द फर्स्ट शेड्यूल। और जो सेकंड शेड्यूल है उसमें मेंशन क्या है? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। क्लियर हो गया? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? बोलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में दी गई है, वैसे ही, ठीक है। और बाकी वेजेस जो हैं इसकी वो जो है वो सिमिलर हैं बिल्कुल और कोड ऑन वेजेस की तरह, जिसमें कि बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस आएगा, सिर्फ दैट्स इट। सिर्फ यही तीन चीज़ें आएंगी बेस जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या नहीं आएगा वो हम मतलब बिल्कुल सिमिलर, बोनस नहीं आएगा, आपने कोई हाउस रिकमेंडेशंस दी उसकी वैल्यू नहीं आएगी, कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस पे की पीएफ और पीएस में वो नहीं आएंगी, कोई कन्वीनियंस और ट्रैवलिंग अलाउंस दिए वो नहीं आएंगे, कोई ऐसे स्पेशल एक्सपेंसेस दिए जो कि विद रिस्पेक्ट टू एनी नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं आएंगे, हाउस एचआरए नहीं आएगा, एनी अबॉर्डर सेटलमेंट नहीं आएगा, ओवर टाइम अलाउंस, कमीशन, ग्रेचुटी, रिट्रेचमेंट, कॉम्पनसेशन, एक्सग्रेशिया वगैरह नहीं आएंगे वेज के अंदर जब आप वेज को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मान लो उसकी जो टोटल सैलरी है वो है मान लो 20,000, ठीक है, और इसमें जो आपने उसका जो कम से कम 10,000 है, दैट इज़ 50%, वो कम से कम उसकी वेज का मतलब उसमें उसका वेज का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बोलने का मतलब है कि अगर आपकी टोटल सैलरी 20,000 है तो उसमें जो वेज है उसकी, जो इसकी वेज है वो कम से कम 50% तो टोटल रेम्युनरेशन का होना ही चाहिए। अगर उसकी अदर जो अलाउंसेस हैं वो 50% से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो जितना भी एक्सेस पार्ट है वो उसकी वेज में कैलकुलेट हो जाएगा, वो एड ऑन हो जाएगा। ये अगर नहीं आपको समझ में है अभी तक, या जो नए बच्चे हैं वो मेरा कोड ऑन वेजेस वाला वीडियो देखो, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना इज़ नॉट गुड एक्चुअली, है ना, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल पहले की तरह है, ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं, ठीक है। बाकी वर्कर की डेफिनेशन क्या है? अगेन सिमिलर है, एक इम्प्लाई की डेफिनेशन आती है और एक वर्कर की डेफिनेशन आती है। तो मैंने कहा था कि जो वर्कर है ना उसमें जो है वो क्या आता है, इम्प्लाई है उसमें एमए वाले आएंगे, वर्कर वाले में एमए वाले नहीं आएंगे, दैट इज़ मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाले नहीं आएंगे, इम्प्लाई की डेफिनेशन में आएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी आपको एमए नहीं दिखेगा, दैट इज़ मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। बट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो इस बार उन्होंने जो नए दो इम्प्लाइज को ऐड, वर्कर्स को ऐड किया है वो है वर्किंग जर्नलिस्ट और सेल्स प्रमोशन इम्प्लाइज, इनको ऐड किया है, ठीक है। इसके अलावा एयरफोर्स, पुलिस सर्विसेज एमए वाले नहीं आएंगे, सुपरवाइजरी कैपेसिटी जिनकी की सैलरी 18,000 से ज़्यादा है वो नहीं आएंगे, है ना। एंड द लास्ट थिंग कि जो प्रोविजंस हैं ऑफ चैप्टर 3, अगेन चैप्टर 3 मतलब ये ट्रेड यूनियन की जो प्रोविजंस हैं उस केस में, तो प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 3 जो वर्कर होगा वो कौन होगा, मीन्स ऑल पर्सन्स इम्प्लाइड इन ट्रेड और इंडस्ट्री एंड इंक्लूड्स द वर्कर एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब जो ट्रेड यूनियन है उसमें जो वर्कर्स हैं उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ये पेपर में क्वेश्चन बनेगा आपको, क्लियर। तो यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है, दैट्स इट। मतलब बहुत ज़्यादा आपको ना कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा किस तरह बनेगा मैं सब आपको बता रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ दिस सेकंड कोड, और इसके बाद हम अभी क्वेश्चंस करेंगे कुछ एमसीक्यूज। तो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो? बोलता है क्लोजर मीन्स द टेम्पोररी क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और लॉकआउट मीन्स द परमानेंट क्लोजिंग आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर। देखो ये स्विच कर दिए यहाँ पे स्टेटमेंट, मैंने कहा था कि जो क्लोजर होता है वो होता है परमानेंट और जो लॉकआउट होता है वो होता है टेम्परेरी। तो आंसर क्या हो जाए इसका? नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से दोनों ही सही नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट? बोलते देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। गलत, रिटन रिक्वायरमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की मतलब जो ज़रूरत है वो है। दूसरा, जो वर्कर्स की आवर्स ऑफ वर्क वेज अलाउंस और मे बी लेस देन दैट ऑफ द परमानेंट वर्कर, नहीं गलत, वो जो है वो उससे कम नहीं हो सकते, परमानेंट वर्कर से कम नहीं हो सकते। तीसरा, जो वर्कर्स हैं शैल बी एलिजिबल फॉर ऑल स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स इफ हिज पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट रीच द थ्रेशोल्ड पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर द स्टैट्यूट ओनली। तो बोलता है कि उसको जो बेनिफिट्स हैं स्टैट्यूटरी बेनिफिट वो तभी मिलेंगे जब वो थ्रेशोल्ड पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रीच कर पाएगा। वो भी गलत है, हमने अभी कहा था कि अगर वो नहीं भी पहुंचता है तो उसको प्रोपोर्शनेटली उसको जितने बेनिफिट्स बनते हैं वो दे दिए जाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। एंड द फोर्थ वन इज कि ही शैल बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी इफ ही रेंडर्ड सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज करेक्ट। तो वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है अगर उसकी जो सर्विस है वो 1 साल तक हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 3, नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल आर एक्सप्लेन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020? बताओ अब। अच्छा एक चीज़ देखो, सेक्शन 46 में हमने क्या बात की थी, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है। सेक्शन 14 किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 5 बता दो पहले। अच्छा सेक्शन 44 बता दो पहले। अच्छा सेक्शन 44 डील करता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में, क्लियर। उसके बाद सेक्शन 46 डील करता है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में। सेक्शन 5 डील करता है रजिस्ट्रार के बारे में और रजिस्ट्रार, ठीक है। और सेक्शन 14 जो है वो करता है नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल और स्टैंडिंग ऑर्डर्स मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल, बोथ आर इनकरेक्ट, ये नन ऑफ द अबव। तो कौन सा सही है इसमें से, यहाँ पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन है, तो ये तो दोनों ही सही हैं, तो इसमें से नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। तो जो पहला शेड्यूल है उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में बात होती है, जो सेकंड शेड्यूल है उसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में बात होती है। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड बाय, बताओ जी, बहुत ही भी ईजी है, स्टेट गवर्नमेंट, अभी ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। सो थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपकी स्टडीज़ कंटिन्यूसली चल रही होंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज।